हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ जुड़ रही है आम आदमी पार्टी से। कुछ टेंशन तो नहीं नजर आ रहा है प्रियंका जी? अभी तक के आंकड़े आपको क्या कहते हैं? देखिए 2015 में 67% वोट हुआ था दिल्ली में, 2020 में प्रो इनकम्बेंसी मांग के चलिए 62% वोट था। आज की स्थिति में आपको कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? एक घंटे का खेल बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बाद में फिर शिकायत करना पड़ेगा आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाकर। देखिए आप अगर देखेंगे तो अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन को ओपी शर्मा फॉर एग्जांपल विश्वास नगर के जो सिटिंग एमएलए हैं भाजपा के, वो गाली गलौज कर रहे हैं वहां के विधायकों, वहां के वोटर्स के साथ, और कह रहे हैं कि मारो इनको, ये हमें वोट नहीं दे रहे। बकायदा वीडियो है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, अभी भी चल रही है लगातार। तो फटाफट साफ कर दिया ना पुलिस ने किया, आपने थोड़ा सा बता दिया, पर थोड़े से बहुत सारे और भी जो नहीं है जिसपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बता रही हूँ, मेरे पास वो वीडियो भी है, आप कहेंगे तो मैं प्ले कर देती हूँ, जहाँ ओपी शर्मा बकायदा विश्वास नगर के सिटिंग बीजेपी के एमएलए, अब तक कभी जीती नहीं ना, लेकिन तो मतलब वहां पे गाली गलौज करके मारो पीटो। बता रहा हूँ मैं आपको बता रही हूँ चल क्या रहा है। तो उससे ये रुझान तो क्लियर हो गया कि वो भी शायद हम जीत रहे हैं, तभी उनको ऐसी हरकत करनी पड़ रही है। इस बार मुझे लगता है कि it will be arrogant if I say any number, but I think Delhi prefers an economic model, Delhi prefers an educated CM, Delhi prefers 24-hour electricity, Delhi prefers free electricity, free bus ride for women. I think एक तरफा वोट पड़ने वाला है। रागी, आशुतोष और बीजेपी के सारे लीडर्स हुआ है आज। हाँ नहीं ठीक है, संगीत रागी आप जवाब देना चाहेंगे? ये वोट परसेंटेज देखकर आपको क्या लगता है? देखिए वो तो काफी ठीक लग रही है, मतलब आज वो ज्यादा चिल्ला भी नहीं रही है, गुस्सा भी नहीं हो रही है, एकदम ठीक ठाक नजर आ रही है एकदम आज। देखिए मेरे आकलन से मैं फिर आपके चैनल पर प्रेडिक्ट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 42 सीट से कम नहीं जीत रही है। कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है, एक असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को मिल सकती है, और 25 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलने जा रही है इस चुनाव में। ये इस चुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। मुझे अरविंद केजरीवाल का भविष्य लगता है कि उनके लिए ये वाटरलू साबित होने जा रहा है। मनीष सिसोदिया और आतिशी की हार सुनिश्चित है, और जब वो कह रही हैं कि हम पटपटगंज जीत रहे हैं, ये असंभव है। रेंगते हुए पिछली बार मनीष सिसोदिया वहां 2500-2600 वोट से जीत पाए थे। आज के दिन में नेगी वहां सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ में, उनसे हमको सवाल पूछने हैं कि आगे इसको कर दूं। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो 7 ऐसे विधानसभा सीट थी जो लोकसभा के अंदर वो बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्म की थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर कंसोलिडेट करती है, तो आम आदमी पार्टी के लिए उन मुस्लिम बहुल सीटों को भी जीतना इस बार मुश्किल होगा। ये मेरा अपना नजरिया है। ठीक है। जहां तक पूर्वांचल वोटों का है, तो आप देखेंगे करावल नगर हो या बाकी इतने सारे, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो 7 सीटें जो है वो पूर्वांचलियों की मदद से ही जीत पाई थी। मुख्य बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, बनिया और पंजाबी वोट, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोकसभा के साथ रहा है, वो यदि रह जाता है तो आम आदमी पार्टी डबल डिजिट भी आ जाए तो मुश्किल होगा। अरे बाप रे, विनोद अग्निहोत्री जी आप सही मानते हैं इस बात? मैंने कहा है एक राइडर लगाया है, विद राइडर ऑल्सो। आपको लगता है कि ये मतलब 67, 63 से डायरेक्ट डबल डिजिट भी नहीं? नहीं, जिस वोटर की बात कर रहे हैं संगीत रागी, बनिया और पंजाबी, जो भाजपा का कोर वोटर है वो तो भाजपा के साथ है, हमेशा है। अभी 34% से 38% बीजेपी पहुंची है, तो अगर वो वोटर भी नहीं तो किसी जरिए पहुंची 2020 में, और 2015 में 34% थी, तो ऐसा तो है भाजपा का के पास वोट नहीं है। भाजपा का अपना कमिटेड जो वोटर, उसका परंपरागत वोटर है, वो तो दिल्ली में जितना है उसमें कोई कमी नहीं, बल्कि बढ़ोतरी हुई है, वो 34 से 38% हुआ है। अब भाजपा के सामने चुनौती ये है इस चुनाव में कि 54-55% वोट जो उसको लोकसभा में मिला है, उसमें कितना ज्यादा से ज्यादा वो रोक सके, कितना ज्यादा से ज्यादा रोक सके। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद, राज्यसभा सांसद और नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। सुप्रिया श्रीनेत, चेयरमैन सोशल मीडिया एंड डिजिटल सेल कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ रही है। सुधांशु जी, तमाम शिकायतें सुबह से लगातार हो रही है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जाकर, हमने देखा कि सौरभ भारद्वाज वहां पर पुलिस से भिड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जाकर वहां पर कह रहे हैं कि भाई पैसे बांटे जा रहे हैं, पुलिस और चुनाव आयोग इसकी सफाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? आप किस तरीके से देख रहे हैं जो वोटिंग हो रही है उसको? देखिए साहिल जी, जो आज दिख रहा है इसमें कुछ नया नहीं है। ये पिछले दिनों जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस प्रकार का आचरण आम आदमी पार्टी का दिखा है,
और दर्शकों को यह ध्यान रखना चाहिए, ये वो पार्टी है जिसको भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत यहां पे मिला। 90 में 67 सीटें, यानी 96% मेजॉरिटी भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को नहीं मिली, और सेकेंड टाइम में 90% वोट। उसके बाद उनका जिस ढंग का आचरण दिखा पिछले कुछ महीनों में, आज उसी का एक एक्सटेंशन था, उसी की एक बानगी थी। इस प्रकार की बौखलाहट आपने 2015 और 20 में नहीं देखी। तो मैं इसको यह मान रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को अब यह दिखाई पड़ रहा है कि उनकी हार बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है इस कारण से एक घबराहट, एक डिस्टरबेंस, एक नर्वसनेस, इस कारण से इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और ये जो भी लगाए जा रहे हैं कुछ नए नहीं है साहिल जी। जैसे आज कहा जा रहा है कि साहब वोटर्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, यही उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बाई इलेक्शंस में कहा था। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये इंडी गठबंधन के जो दल हैं उनको ये कैसे पता चल जाता है कि अमुक वोटर उनका वोटर है और अमुक वोटर उनका वोटर नहीं है। जरा इस विषय के ऊपर वो प्रकाश डाल दे तो बेहतर समझ में आएगा। अखिलेश यादव जी यही कह रहे थे वहां पर कि साहब हमारे वोटर को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अब ये कह रहे थे सौरभ भारद्वाज की कुछ दूर पहले से लेकर बैरिकेटिंग कर दी गई है जिससे वोटर नहीं आ रहा है। तो ये वोटर नहीं आ रहा तो सड़क तो सबकी है ना, आपको कैसे पता कि वो आपका वोटर है? कृपया वो जो आपके अंदर आत्मज्ञान है जिसके द्वारा आपको ये पता लगता है कि ये वोटर किसका है, वो बताना चाहिए। सुप्रिया श्रीनित, कांग्रेस की कोई शिकायतें नहीं है? जिस तरीके से वोटिंग हो रहा है उस पर आम आदमी पार्टी सुबह से लगातार शिकायत कर रही है। और देखिए सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के गठबंधन वालों को ये सब चीजें कैसे पता चलती है। साहिल जी, आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार। मैं राजनीतिक दल के होने के साथ साथ लोकतंत्र में पूरी तरह से आस्था रखने वाली एक भारतीय भी हूं। और मुझे लगता है कि हम सब जो पैनल पर यहाँ पर बैठे हैं, इतने कम मतदान पर हम सबको चिंता करनी चाहिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है। दिल्ली देश की राष्ट्र की राजधानी है, यहीं पर केंद्र की सत्ता है, यहाँ पर एक सत्ता परिवर्तन होने को है, और उसके बाद भी इतना कम मतदान। मुझे लगता है हम सबको अपील करनी चाहिए कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। आगे क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लोग इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। क्योंकि ये जो उबासी दिख रही है, ये जो उदासीनता दिख रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मैं पहली चीज ये बोलना चाहती हूँ। ठीक है। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि दिल्ली के मुद्दे बहुत साफ थे। दिल्ली के मुद्दे प्रदूषण था, दिल्ली का मुद्दा टूटी सड़कें था, दिल्ली का मुद्दा वादा खिलाफी था। और आम आदमी पार्टी को बहुत परेशान होना चाहिए कि लोग उन मुद्दों को सोचकर वोट डालने जा रहे थे। लोगों को पता था कि आपने शिक्षा का एक फर्जी मॉडल बताया, लोगों को पता था कि आपने बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन धरातल पर अस्पतालों में आईसीयू बेड अगर नहीं चल रही है, एक्सरे मशीनें नहीं चल रही है, एमआरआई नहीं चल रहा, और ये 16 अस्पतालों की मैं बात कर रही हूँ, लोग उस पर वोट देने जाएंगे। कूड़े के तो ढेर चूक कहां हो रही है? क्यों नहीं वोटर बाहर निकल रहे हैं? अगर इतना गुस्सा होगा इन सारी चीजों को लेकर, और सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में आप ही की पार्टी ने शिकायत की थी कि आखिरी के 1 घंटे में बंपर मतदान हो जाता है। आपको अभी भी यही डर लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप बोल रही है कि भाई अब तक कम वोटिंग हुआ, हालांकि ये आंकड़े 3 बजे तक के ही है, 4 और 5 बजे के आंकड़े आना अभी बाकी है। नहीं, डर शब्द का प्रयोग तो मैं अपने जीवन में नहीं करती हूँ, तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये चिंता की घड़ी है। और मैंने बार बार ऐसा देखा है कि दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोस, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है वहां पर, लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है तो लोग उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते जो हमारे गांव देहात के लोगों में करते हैं, घंटों लाइनें में लगे रहते हैं। देखना है कि वोटिंग परसेंटेज 3 से 5 बजे तक का क्या हुआ और अब अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है। और अगर महाराष्ट्र की तरह 8-8 हजार लोग एक बूथ पर वोट डालेंगे तो ये चिंता का विषय होगा। बिल्कुल। सुधांशु त्रिवेदी के पास जाने के पहले आशुतोष, जल्दी से आपसे कमेंट, ये वोट के आंकड़े आपको किस तरीके से देखते हैं? सुप्रिया श्रीनित कह रही है कि बहुत कम नंबर है, 62% वोटिंग पिछली बार हुआ था। आज की स्थिति में जब 46% हो चुका है, 20% का जंप आखिरी 3 घंटे में होने की उम्मीद लग रही है आपको? मुझे लगता है 60% के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि अगर जहां तक मेरी याददाश्त। इंटरेस्टिंग बात है ना, मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, वहां पर 9 बजे तक 26% वोटिंग हो चुकी थी और यहां पर अभी 46% तक ही पहुंच पाया। नहीं, अभी हमारे ख्याल से 60 के ऊपर निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इसलिए भी क्योंकि देखिए आखिरी समय में सारी राजनीतिक पार्टियां, खासतौर वो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता की दावेदार होती हैं,
वो अपने तमाम जो वोटर्स होते हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं, और आखिरी समय में भीड़ भी होती है। वैसे भी आजकल तो चुनाव जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद अचानक कुछ और नंबर बढ़ जाते हैं, तो अगर वैसा कुछ हुआ तो 60, 65, 70 तक भी जा सकता है। 7 तारीख के शाम तक इंतजार करिए। हाँ बिल्कुल, अपडेट जो है चुनाव आयोग तभी दे सकते हैं। हाँ ये एक नई परिघटना है भारत की राजनीति के अंदर। नहीं, इस बार तो नंबर जल्दी आ जाएंगे। दिल्ली छोटा शहर है, शायद मतलब राज्य छोटा है। आप कहते हैं ना कि दिल्ली छोटा शहर है। जब टीएन सेशन होते थे, मैनुअल सारा काम होता था, तो शाम को 5:30 बजे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। कहते थे अपडेट हम आपको अगले दिन कर देंगे, सुबह 10 बजे नेक्स्ट डे अपडेट होते, तो कभी चेंज नहीं होते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक युग है, बटन से सब कुछ होता है, एवरी डिटेल इज अवेलेबल, बट 10 दिन बाद अपडेट होता है। सुधांशु त्रिवेदी, वोटर परसेंटेज कम है, क्या आपको लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको लेकर ये चिंता है कि वोट परसेंटेज बाहर नहीं निकला है? नॉर्मली कहा जाता है कि कम वोटिंग परसेंटेज या उतना ही वोटिंग परसेंटेज रहता है तो प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकता है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी का वोट नीचे उतारने में थोड़ा कम आपको नजर आ रहा है? कि आपको लगता है कि अभी अगले 3 घंटे हैं, 3 घंटे जो बाकी थे उसमें वोट परसेंटेज ठीक हो जाएगा? क्योंकि वोटर्स का आंकड़ा जरूर बढ़ा है दिल्ली में। देखिए, जो सुप्रिया जी ने कहा और जो आशुतोष जी ने कहा, दोनों की बातों के एक एक बिंदु से मैं सहमत हूं। यह सही बात है कि वोट अधिक रफ्तार में निकलना चाहिए, अधिक संख्या में लोगों को निकल के मतदान करना चाहिए, परंतु यह एक संयोग है या विडंबना है कि भारत में शहरी क्षेत्रों में मतदान अपेक्षाकृत कम होता है। सीएसडीएस ने 1 साल पहले करीब जो एक असेसमेंट दिया था, उसके अनुसार अर्बन मिडिल क्लास नॉर्मली उसका मत प्रतिशत 48 से 49 होता है, जिनको हम कॉलोनी में रहने वाले लोग कहते हैं उसमें। तो शहरी क्षेत्रों में ये एक चीज रहती है जो मेरे विचार से बहुत अच्छी चीज नहीं है, और अधिक से अधिक लोगों को निकल के मतदान करना चाहिए। जहां तक आशुतोष जी ने जो बात कही, यह भी संभावना है कि आखिरी समय में, चूंकि सभी दल जब देखते हैं कि कम हो रहा है तो प्रयास करते हैं, और जो रूल है कि 6 बजे तक जो भी लोग लाइन में लग गए उनको वोटिंग करने का मौका मिलेगा, तो हमें अंतिम प्रतिशत आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो हो सकता है कि पिछली बार के बराबर पहुंच जाए। रही बात जब टीएन सेशन का आशुतोष जी ने उल्लेख किया, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, देश की शायद आधुनिक पीढ़ी को नहीं याद हो तो टीएन सेशन के जमाने तक एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था। उसके बाद टीएन सेशन के बहुत से ऐसे फैसले थे जो तत्कालीन सरकारों को अच्छे नहीं लग रहे थे, जैसे वोटर आईडी कार्ड उनके जमाने में आया और उसके बाद बूथ कैप्चरिंग करके फर्जी वोट डलवाना थोड़ा मुश्किल होता चला गया। तो उसके बाद तत्कालीन सरकार ने 3 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिए थे, और 3 इलेक्शन कमिश्नर में बहुमत से फैसला होने का निर्णय नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने किया था। तो यह टीएन सेशन को सुविधा देने के लिए था या टीएन सेशन पर नकेल लगाने के लिए था? और यह भी मैं एक संयोग ही मानूंगा कि जब से टीएन सेशन के वह चुनाव सुधार हुए, वोटर आईडी कार्ड आया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने का दौर शुरू हुआ। 96 का चुनाव था, पहला चुनाव लोकसभा का जो वोटर आईडी कार्ड के साथ हुआ, हम सबसे बड़े दल बन के उभरे। 98 में हम सबसे बड़े दल के बन के उभरे, 99 में हमारी सरकार आई, 2004 और 9 खराब रहे उसके। यानी जो जो चुनाव सुधार आगे बढ़ते चले जाते हैं, वोट में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होती है, सभी दलों के लिए ठीक रहता है, और सबको उस ट्रांसपेरेंसी में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपका जवाब से भी एक फैक्ट छोड़ा है, मुझे लगता है आशुतोष जी या जो भी राजनीतिक विश्लेषक है उन्हें विचार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सवाल उठते हैं कि कैसे 60% अगले दिन 63 हो जाता है, फिर 48 घंटे बाद वो 65 हो जाता है, और फिर 3 दिन बाद वो 69-70 के आसपास पहुंच जाता है। मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये लोगों के दिमाग में एक सवाल, एक डाउट, एक संशय लगाती है, और इसका जवाब आना चाहिए, स्पेशली कि कितनी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में है। जब 17C फॉर्म होकर सील हो गई, तो उसके बाद आपके पास शाम तक आ जाना चाहिए, शाम नहीं तो अगले दिन सुबह तक आ जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था पहले, अब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर दिया, अब सिर्फ एक प्रेस रिलीज के माध्यम से पता चलता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें लोगों के मन में डाउट खड़ा करती है, लोगों के मन में संशय करती है, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इन संशय को दूर करे कि 60%, 69% कैसे हो जाता है। और इसी का मुझे लगता है जिक्र हम में से कुछ लोग यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन मेरा अपना मानना, मैं वापस दिल्ली चुनाव पे जाऊंगी, मेरा अपना मानना है दिल्ली के मुद्दे बहुत प्रखर थे, दिल्ली के मुद्दे खूब मुखरता से बोले जा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत प्रयास किया। बीजेपी जिसकी केंद्र में सरकार थी और आधा प्रशासन पुलिस के द्वारा उनके हाथ में, उसने भी मुद्दों को भटकाया। लेकिन दिल्ली के लोगों का विजन बहुत क्लियर है कि चाहे वो पुलिस की जिम्मेदारी हो, चाहे वो सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, या चाहे प्रशासन की जिम्मेदारी हो, दिल्ली के लोगों को निराशा हाथ लगी और वोट उसी पे पड़े। प्रियंका कक्कड़, जल्दी से आपका जवाब, और उसके बाद मुझे दिखाना है कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों ने वोट किया है। दिल्ली के अलग अलग
इलाके के लोगों ने किस तरीके से वोट किया है? मुझे जल्दी लगता है से प्रिया सुधांशु जी को प्रेजेंट जमाने में आना चाहिए। अशोक लवासा जी को क्यों रिजाइन किया करना पड़ा हम सबको पता है, हमें पता है अरुण गोयल जी को क्यों रिजाइन करना पड़ा। इनसे पूछना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने में 3 लोगों की कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे, तो इन्होंने क्यों उसके विपरीत कदम उठाए और क्यों इन्होंने लॉ बदला। तो निष्पक्षता पे सवाल तो आते ही है ना जब इन्होंने ये सारे कानून विपरीत किए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके। आज भी जब मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आ रही हैं जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आप मीडिया में कुछ स्टोरीज तो उठा रहे हैं जिन पे आपने बताया कि तुरंत जवाब आ रहा है, बट बहुत सारी ऐसी भी है जिन पे कोई जवाब नहीं है, जिन पे साइलेंस है। जैसे जब अरविंद केजरीवाल जी पे पथराव हुआ तो वो साइलेंस था, जैसे आज ओपी शर्मा का मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ तो साइलेंस था। तो निष्पक्षता मेंटेन, निष्पक्ष होना ही जरूरी नहीं, निष्पक्षता दिखना भी जरूरी है।